सवाल ये लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन है अग्नाशय है, कह रहे हैं अबटू ग्रंथि है, अबटू मतलब थायराइड, पीयूष ग्रंथि है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। ग्रंथि को हम गांठ भी कहते हैं, जो शरीर के अंदर होती हैं। ठीक है, ग्रंथियों से क्या क्या सवाल बनते हैं उनको देखो, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। प्रमुख ग्रंथियाँ, अगर सवाल ये पूछता तुमसे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो बेटा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स का नाम है यकृत। यकृत को लीवर भी कहते हैं हम, तो यकृत। अच्छा, एक सवाल और बनेगा भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी वही स्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी वही स्रावी ग्रंथि जो बाहर की तरफ स्राव करती है, तो भी उसका नाम आएगा बेटा यकृत या लीवर। एक सवाल आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन में हमसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ लिया था, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो बेटा उसका नाम आपको लिखना है थायराइड। और थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अबटू कहते हैं, अबटू ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि। अगर सवाल ये पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, देखो ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी। अंतःस्रावी वो होती हैं जो हार्मोन्स निकालती हैं, बहिर्स्रावी वो होती हैं जो एंजाइम निकालती हैं, और मिश्रित वो होती हैं जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकालती हैं। दूसरी बात, अंतःस्रावी वो होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती, बहिर्स्रावी वो होती हैं जिनमें ट्यूब होती हैं, नली बनी हुई होती हैं। ठीक है, जैसा आंसू की जो ग्रंथि है लैक्रिमल, वो बहिर्स्रावी ग्रंथि है, एंजाइम निकालती है और ट्यूब बनी हुई है उसमें। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। अब एक सवाल और नोट कर लीजिए, 5 बातें हो जाएंगी ये। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम होता है पिट्यूटरी। अगर ऑप्शन में पिट्यूटरी ना मिले तो हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अच्छा देखो,
ये जो पिट्यूटरी है, पीयूष की बात है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। यह मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ये हमारे ब्रेन में होती है और कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो भी नाम क्या आएगा, यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड, सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष या पिट्यूटरी, ठीक है, पीयूष या पिट्यूटरी, या उसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि तोआंसर यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी तो थायराइड या अबटू। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होगी तो पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूटरी, या उसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और उसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। 0.6 ग्राम की होती है और ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखो हमारा सवाल भी यही था, सवाल ये था ना कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताओ, तो अबटू ग्रंथि को हम थायराइड भी कहते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कौन सी भौतिक मात्रा है, मात्रा मतलब राशि है, जिसका आयाम कहते हैं बीमा को ml² t-2 है। ये कौन सी है राशि जिसकी बीमा ml² t-2 है। तो आपने ये देखा होगा कि जो बल है, बल की बीमा आपने सुनी होगी ml/t-2, ठीक है। दाब की बीमा बना लो, दाब बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल, तो ml/t-2 बटे क्षेत्रफल की l² काट दोगे तो मान आएगा ml-1 t-2। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान की बीमा होगी m, वेग की होगी lt-1, तो mlt-1। और बचा कार्य का बल गुणा विस्थापन होता है सूत्र, बल की बीमा mlt-2 गुणा l, अगर करोगे तो मान आएगा ml² t-2। ये बीमाएँ हो गई सभी, ये कार्य की बीमा है और ये बीमा यहाँ दे रखी है। इसका मतलब ये बीमा किसकी है, बोलो, कार्य की। तो साइंस में आपने कार्य शब्द को परिभाषित होते हुए देखा होगा। कार्य की परिभाषा क्या बनती है, किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना, उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। जैसा मान लीजिए अगर मैं किसी कुर्सी में रस्सी बांध के अपनी तरफ खींचूं तो बल मैं अपनी तरफ लगा रहा हूं, तो अगर कुर्सी भी मेरी तरफ खींच कर आ रही है तो समझ लो वो क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो वर्क है। साइंस की भाषा में आपने पढ़ा होगा कि कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य को W से दिखाते हैं, बल को F से लिखते हैं और विस्थापन को D से। तो W बराबर FD। यदि कोण दिया हुआ है, यदि थीटा कोण दिया हो, अगर एंगल थीटा दिया हुआ है बेटा, तो W बराबर, ये फॉर्मूला भी लगाते हैं हम, FD कोस थीटा, FD कोस थीटा। अगर बल
विस्थापन की दिशा के लंबवत लगा हुआ है तो किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, चलिए, चूंकि बात कार्य की चल रही है, कार्य की राशि क्या है, कार्य कैसी राशि है, तो कार्य अदिश राशि है। अच्छा देखिए, कार्य की बात चल रही है तो कार्य राशि अदिश हो गया। कार्य का मात्रक क्या होता भैया, तो या तो ऐसे लिखो जूल या ऐसे लिखो न्यूटन मीटर, और बेटा न्यूटन मीटर नहीं लिखते हो तो इसका मात्रक होता है जूल। और कार्य की बीमा क्या है, बीमा को आयाम कहते हैं, और ये होता है बीमा या आयाम ml²t-2। मैंने अभी एक बात बताई है कि अगर बल विस्थापन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 अंश का कोण बनता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे कुली है, अपने सिर पर वजन रखकर वो एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाता है, तो देखिए बल लग रहा है उसके सिर से नीचे की तरफ, विस्थापन हो रहा है ना, आगे की तरफ, तो ये एंगल जो बन का आया नीचे कितने डिग्री का हुआ, 90 का, इसके का मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा साइंस में। ठीक है, तो एक कुली के द्वारा किया गया कार्य साइंस में कितना माना जाता है, कितना माना जाता भैया, 0। तो कार्य की परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, सूत्र W = FD। कोण दिया हुआ है तो FD cos थीटा करके निकाल सकते हैं आप। राशि अदिश होती है कार्य, मात्रक न्यूटन मीटर होता है, अगर ये नहीं है तो जूल आंसर लगाएंगे, जूल होता है कार्य का मात्रक। और कार्य की बीमा आयाम या डायमेंशन जो है वो ml²t-2 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी दांतों की बीमारी है और किस विटामिन की कमी से होता भैया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन, सुना भी होगा स्कर्वी के बारे में, विटामिन सी की बीमारी है ये स्कर्वी। कुछ बातें विटामिन सी के बारे में नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है विटामिन सी। ये जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम कोई बताएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जो विटामिन सी है इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है विटामिन सी, तो नींबू, संतरा, नींबू में होता है, संतरे में होता है, मतलब कह सकते हो खट्टे रसीले फल, खट्टे रसीले फल, नींबू, संतरा, हरी मिर्च, आंवला, हरी मिर्च में होता है, आंवला में होता है, ETC कर दें। देखिए कमी से क्या क्या रोग बनते हैं इसकी, कमी से रोग एक लिखवाया मैंने, देखो स्कर्वी दांतों की बीमारी है, कहते हैं घाव न भरना, इसकी ज़्यादा कमी हो जाती तो घाव नहीं भरते, घाव न भरना। विटामिन सी की कमी से प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मतलब प्रतिरक्षा में कमी। विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में जो डिफेंस पावर है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको डेवलप करता है विटामिन सी। तो कहते हैं उसे प्रतिरक्षा में कमी, जल्दी से घाव नहीं भरेंगे इस बीमारी की वजह से या विटामिन की कमी से, और स्कर्वी दांतों की बीमारी हो जाती है स्कर्वी। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए विटामिन सी के बारे में। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यह
गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको अगर गर्म कर दोगे तो नष्ट हो जाएगा? इसलिए तुमने देखा होगा जो आम का अचार लोग डालते हैं, आंवले का अचार डालते हैं, नींबू का अचार डालते हैं, कभी इनको उबाला नहीं जाता, बल्कि कच्चा काट के नमक मिर्च वगैरह मसाला मिला के ऐसे तेल वेल में डाल देते हैं। इस वजह से है कि इनके अंदर का विटामिन सी ख़त्म ना हो जा। ऐसे देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह मांस में नहीं पाया जाता, यह मांस में नहीं पाया जाता। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो मांस, मछली, अंडा इनमें नहीं पाया जाता। तो कौन सा विटामिन है जो मांस में, अंडे में, मछली में नहीं पाया जाता? उसका नाम है विटामिन सी। कह रहे हैं जल में घुलनशील है, यह जल में घुलनशील है। तो मैं आपको बता दूं, जल में दो ही विटामिन घुलनशील हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। दो विटामिन जल में घुल जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। चौथी बात देखेंगे, यह शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह शरीर में भंडारित नहीं होता है, भंडारित नहीं होता है। अगर आपने विटामिन सी ज़्यादा खा भी लिया तो कोई लॉस नहीं होगा, ये शरीर में रुकेगा ही नहीं, यूरिन के रास्ते शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है पेपर वाली, देखिए कह रहे हैं यह घाव भरने में सहायक है, यह घाव भरने में सहायक है, यह घाव भरने में सहायक है। तो घाव भरने में जो एक इम्पोर्टेंट किरदार है वो किसका है? विटामिन सी का। अब मैं दो बातें और बताता हूँ। देखिए, दांतों की बीमारी, याद रखें, दांतों की बीमारी, दांतों की बीमारियां, दांतों की बीमारियां। एक बीमारी का नाम मैंने अभी बताया था, स्कर्वी, दांत की बीमारी है, और ये विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी। अच्छा, स्कर्वी कहते हैं हम। स्कर्वी में होता क्या है, हमारे जो दांत है वो मसूड़ों के अंदर सेट हैं, मसूड़ों में, तो मसूड़े ढीले हो जाते हैं, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों की पकड़ ढीली हो जाएगी तो दांत समय से पहले गिर जाएंगे, तो दांत समय से पहले गिर जाते हैं। दूसरी बात देखिए, याद रखो, एक बीमारी होती है उसे कहते हैं हम दंत क्षरण। दंत क्षरण में बताया जाता है कि जो दांतों के ऊपर का इनेमल होता है, इनेमल जब टूटने लगता है तो आपको ठंडा पानी और गर्म पानी दांतों में लगता है, ठीक है, और दांत थोड़े थोड़े करके गिरने लगते हैं, टूट टूट के गिरते हैं, एक बार में पूरा दांत नहीं निकलता, बल्कि थोड़े थोड़े करके गिरते हैं, उसे दंत क्षरण कहते हैं। और दंत क्षरण का कारण होता है फ्लोरीन की कमी। याद रखो, फ्लोरीन की कमी से क्या होता है भैया, दंत क्षरण होता है। और एक वो बीमारी होती है, उसे हम बोलते हैं, बीमारी का नाम है पायरिया। पायरिया एक बीमारी है, और ये एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ के कारण होती है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो समझिए, ये दांतों की बीमारी है। कौन कौन सी तीन बीमारी दांतों में पेपर में खूब आती? तीनों, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण, दंत क्षरण फ्लोरीन की कमी के कारण, और पायरिया एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ के कारण।
इसमें क्या होता है, दांतों के बीच में जो कैविटी होती है, माउथ कैविटी होती है तो, और एक दांतों के बीच में गैप होता है, उसमें भोजन फंस जाता है और जो ये एंटमीबा है जिंजिविलिस, ये उस खाने को जाकर दुर्गंध में बदल देता है। तो पायरिया की स्थिति में मुंह से जो है वो बदबू आती है। मुंह से क्या आती है? बदबू आती है। ठीक है भाई, चलिए बाकी जो है बाद में देखते हैं।